प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की NCERT की इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत नात्सीवाद के द्वारा मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और उन पर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया रही को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि नात्सी किस तरह से शब्द आडंबरों और धुआंधार प्रचार करके अपनी बात को सही साबित करते थे तथा एक वर्ग विशेष के विरुद्ध लोगों के मन में नफरत की भावना फैलाते थे। उनके इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही अभिव्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से सामना हो जाने पर उन लोगों के मन में भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होने लगता था। नात्सी द्वारा किए गए प्रचार के कारण लोगों को यह विश्वास होने लगा था कि नात्सीवाद ही उनकी उन्नति और प्रगति का एकमात्र विकल्प है। अतः बहुत सारे लोग नात्सी व्यवस्था का समर्थन करने लगे, लेकिन जर्मनी का हर एक व्यक्ति नात्सी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद भी नात्सीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन इसके साथ ही जर्मनी की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने अथवा नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। वहीं दूसरी ओर पादरी निम्योलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्म स्पर्शी ढंग से लिखा है कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते हुए आएंगे। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। इस तरह उनकी यह अभिव्यक्ति लोगों की खामोशी पर करारा प्रहार करती है। इसी तरह कुछ लोगों ने चोरी छिपे अपनी डायरी में भी नात्सी जर्मनी में यहूदियों की स्थिति पर अपनी लेखनी चलाई, जिसमें हमें शार्लेट बेराट की एक डायरी के बारे में ज्ञात होता है। उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इस पुस्तक या किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। इस किताब में शार्लेट ने बताया कि एक समय के बाद किस तरह वह स्वयं भी यहूदियों के बारे में नात्सियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे और अपने सपने में भी उन्हें अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि नात्सीवाद अपने प्रचार प्रसार में यहूदियों की ऐसी ही डरावनी तस्वीर छापते थे, लेकिन नात्सियों द्वारा यहूदियों के साथ जो भीषण रक्तपात और उनका बर्बर दमन किया जा रहा था और जिन तौर तरीकों को अपनाया जा रहा था, उनका पता दुनिया को युद्ध खत्म होने तथा युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद ही लग पाया। यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नात्सी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआम को महाध्वंस या होलोकास्ट भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नात्सी जर्मनी में यहूदी
अथवा अवांछितों को किस तरह से घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने के लिए मजबूर किया जाता था। उनमें से बहुत से लोगों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह प्रतीत होने लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में नात्सियों की पराजय तय हो गई, तो नात्सी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया, ताकि इन सबूतों या दस्तावेजों को मिटाया जा सके या जलाया जा सके। लेकिन फिर भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जीवित है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक तरह से श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन काले दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया और जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, और साथ ही उन लोगों के लिए भी ये सारी चीज़ें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने इस तरह के जुर्म ढाए, और साथ ही उनके लिए भी चेतावनी की बात है जो खामोशी से ये सब अत्याचार देखते रहे और उसका प्रतिरोध या विरोध न कर सके। यहाँ हमें हमारी पाठ्यपुस्तक में गांधी जी द्वारा हिटलर को लिखे गए 2 पत्रों का संदर्भ दिखाई देता है। इन पत्रों के माध्यम से गांधी जी ने हिटलर को मानव जाति की रक्षा के लिए युद्ध न करने की अपील की और साथ ही अहिंसा को एक बेहतर अस्त्र बताते हुए मानवता के नाम पर युद्ध रोकने की अपील की। लेकिन हिटलर पर इन पत्रों का कोई असर नहीं हुआ और उसने अपनी विनाशकारी नीति जारी रखी और द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ करने का वह एक कारण बना। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नाजियों द्वारा मानवता के खिलाफ किए गए अपराध समझ में आ गए होंगे। इस कक्षा से पहले की कक्षा में हमने 1 अंक वाले प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि पाठ्यपुस्तक में तो नहीं दिए हुए हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को भी हल करेंगे। आइए अब हम 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वर्साय में हुई संधि की शर्तें बताइए। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा कि वर्साय में हुई संधि में युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। दूसरा, अपने सारे उपनिवेश जर्मनी को छोड़ने पड़े। तीसरा, कोयले के भंडार फ्रांस को देने पड़े और जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। साथ ही जर्मनी की सेना पर अंकुश लगा दिया गया और उसके खनिज संसाधनों पर कब्जा कर लिया गया। अगला प्रश्न, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि नात्सीवादी मानते थे कि आर्य जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। नात्सियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति जर्मन जीवित रहेगी तथा हीन अर्थात यहूदी को नष्ट होना पड़ेगा। साथ ही नात्सी विचारधारा में हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया जो उन्हें सभी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है। अगला प्रश्न, नाजी समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, नात्सी समाज में महिलाओं को आर्य संस्कृति और नस्ल का ध्वजवाहक माना जाता था। उनका कर्तव्य अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना था। ऐसा पालन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता था और इसका उल्लंघन करने वाली महिलाओं को दंडित किया जाता था। अगला प्रश्न है, नाजीवाद आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका उत्तर है, नाजीवादी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जर्मनी में हिटलर के अधीन नाजीवाद का उत्थान हुआ। नाजीवाद एक तानाशाही आंदोलन था। नाजीवाद में संसदीय संस्थाओं का विरोध हुआ। नाजीवाद एक ही नेता के शासन का गुणगान करता है। नाजीवाद विभिन्न संगठनों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न, जर्मनी पर नाजीवाद के क्या प्रभाव पड़े? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, नाजी विरोधी नेताओं की हत्या की गई। दूसरा बिंदु, नाजी दल के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा दी गई।
तीसरा, श्रम संघों को कुचल दिया गया और हजारों कम्युनिस्टों और समाजवादियों को शिविरों में भेज दिया गया। अगला प्रश्न, 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता इसलिए मिलने लगी क्योंकि वाइमर गणराज्य के असफल होने पर नात्सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। दूसरा, हिटलर का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। तीसरा, हिटलर यूथ जर्मन युवाओं को सेना में भर्ती होने का जन समर्थन प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, नात्सीवाद का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ? इसका उत्तर आप लोग इस तरह से लिखेंगे। नात्सियों ने यहूदी लोगों को घटिया शारीरिक रचना वाले लोग तथा अवांछित वर्ग का दर्जा दिया। नात्सियों ने यहूदी लोगों को ईसा मसीह का हत्यारा बताया। उनके विचार में धर्म परिवर्तन मात्र से ही यहूदियों की समस्या से नहीं निपटा जा सकता, अतः इसका समाधान इनकी पूर्णतः समाप्ति है। अगला प्रश्न, वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी? इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का निम्न तरह से कारण बनी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का अंत तो हो गया, परंतु हमेशा के लिए युद्ध समाप्त नहीं किया गया। दूसरा, पराजित राष्ट्र जर्मनी पर अपमानजनक वर्साय की संधि थोपी गई। तीसरा, विजित राष्ट्रों की आशाएं इस युद्ध से पूरी नहीं हुई थी। चौथा, जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया और उसके राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। एक दूसरा युद्ध ही उनकी आशाओं को पूरा कर सकता था। अगला प्रश्न, 1929 से 1932 तक के सालों में अमेरिका की मंदी की व्याख्या करिए। इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे। इन 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई। अमेरिका में फैक्ट्रियां बंद हो गईं। अमेरिका का निर्यात गिरता जा रहा था। किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींच रहे थे। अगला प्रश्न, जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार कब पारित किया गया और इसके क्या परिणाम हुए? तो इसका उत्तर इस तरह है। विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 को पारित किया गया। इसके द्वारा कानूनन जर्मनी में तानाशाही व्यवस्था स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दे दिया। साथ ही नाजी पार्टी व उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। आइए अब हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थीं? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मनी की हार के बाद सम्राट कैसर विलियम द्वितीय अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दल वाइमर में मिले और नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य नाम से प्रसिद्ध एक गणराज्य की स्थापना की गई। इस गणराज्य को जर्मनों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनों की हार के बाद मित्र सेनाओं ने इसे जर्मनी पर थोपा था। वर्साय में मित्र देशों के साथ हुई संधि बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी ने अपने समुद्र पार के उपनिवेश, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार, 26% कोयला भंडार, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथियानिया के हवाले करे। मित्र शक्तियों ने जर्मनी की शक्ति को कम करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी। इसलिए इस लोकतंत्र की काफ़ी बदनामी हुई और प्रारंभ से ही यह अपने ही लोगों में अलोकप्रिय हो गया। बहुत से जर्मन वासियों ने नए लोकतंत्र को ही युद्ध में पराजय तथा वर्साय में अपमान का जिम्मेदार माना। वाइमर गणराज्य का समर्थन करने वाले लोग जैसे समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स आदि इसकी कमजोर स्थिति के कारण कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल का आसान निशाना बन गए। जर्मनी ने युद्ध बड़े स्तर पर ऋण लेकर लड़ा था और उसे युद्ध का हर्जाना सोने के रूप में देना पड़ा। जर्जर सोने के भंडारों, संसाधनों की कमी तथा लाचार आर्थिक हालात के चलते वाइमर गणराज्य हर्जाना देने की स्थिति में नहीं रह गया था।
इस हालात में नवजात गणतंत्र को इसके पड़ोसी देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने इसके अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र रूर के कोयला भंडारों पर कब्जा कर लिया था। रूर का क्षेत्र जर्मनी का प्रसिद्ध कोयला भंडार क्षेत्र था। इस तरह जर्मनी में चारों ओर तबाही, भुखमरी और निराशा व्याप्त थी। देश अति महंगाई के दौर से गुजर रहा था और गणराज्य लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में विफल हो रहा था। इस सभी के बीच 1929 से 1933 के बीच के आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। अगला प्रश्न है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। जर्मनी में नात्सीवाद की लोकप्रियता के कुछ मुख्य कारण रहे। इन कारणों को हम बिंदुवार लिखेंगे। पहला कारण वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को वर्साई में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि जर्मनों के लिए इतनी कठोर तथा अपमानजनक थी जिसे वे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे। अंततः इसने जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद को जन्म दिया। जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते थे। अगला कारण आर्थिक संकट। 1929 से 1933 के बीच के वैश्विक आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। देश अति मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहा था। इस समय के दौरान नाजीवाद जन आंदोलन बन गया। नाजी प्रोपेगेंडा ने बेहतर भविष्य की आशा जगाई। अगला कारण राजनीतिक उथल पुथल। जर्मनी में बहुत से राजनीतिक दल थे, जैसे राष्ट्रवादी, राजभक्त, कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतंत्रवादी आदि। यद्यपि लोकतंत्रात्मक सरकार में इनमें से कोई भी बहुमत में नहीं था। दलों में मतभेद अपने चरम पर थे। इसने सरकार को कमजोर कर दिया और अंततः नाजियों को सत्ता हथियाने का अवसर दे दिया। अगला कारण जर्मनों को लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मनों का संसदीय संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था। उस समय जर्मनी में लोकतंत्र एक नया व भंगुर विचार था। लोग स्वाधीनता व आज़ादी की अपेक्षा प्रतिष्ठा और यश को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने खुले दिल से हिटलर का साथ दिया क्योंकि उसमें उनके सपने पूरे करने की योग्यता थी। अगला कारण है वाइमर गणराज्य की विफलता। इसमें हम लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार तथा वर्साई की संधि के बाद पूरे जर्मनी में भ्रम व्याप्त था। वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकट का हल निकालने में असमर्थ रहा। इसने नाजियों को अपने पक्ष में अभियान चलाने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया। अगला कारण है हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता, एक योग्य संगठक, उपाय कुशल एवं कर्मठ था। वह अपने जोश भरे शब्दों से जनता को अपने पक्ष में कर लेता था। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का गठन करने, वर्साई की संधि के अन्याय का बदला लेने और जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। वास्तव में उसके व्यक्तित्व तथा कार्यों ने जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता में बहुत योगदान दिया। तीसरा प्रश्न है, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। नात्सीवादी सोचते थे कि आर्य जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। नात्सियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति जर्मन जीवित रहेगी और हीन यानी कि यहूदी को नष्ट होना पड़ेगा। नात्सी विचारधारा में हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया जो उन्हें सभी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है। चौथा प्रश्न है, नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। 1933 में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों को कब्जे में ले लिया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया। उसने लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया। उसके प्रशासन का आधार एक दल, एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण प्रोपेगेंडा शुरू किया।
जो यहूदियों के प्रति घृणा पैदा करने में सफल साबित हुआ। यहूदियों के खिलाफ नाजियों के प्रोपेगेंडा के सफल होने के कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है क हिटलर ने उन जर्मन लोगों के दिमाग में पहले ही स्थान बना लिया था जो उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। वे हिटलर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते थे। इस प्रकार हिटलर के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण यहूदियों के विरुद्ध नाजी प्रोपेगेंडा सफल साबित हुआ। दूसरा है ख ईसा की हत्या के अभियुक्त होने के कारण ईसाइयों की यहूदियों के प्रति पारंपरिक घृणा का नाजियों ने पूरा लाभ उठाया, जिससे जर्मन यहूदियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गए। तीसरा है ग नाजियों ने भाषा और मीडिया का बहुत ही सावधानी से प्रयोग किया। नाजियों ने एक नस्लवादी विचारधारा को जन्म दिया कि यहूदी निचले स्तर की नस्ल से संबंधित थे और इस प्रकार वे अवांछित थे। चौथा है घ नाजियों ने प्रारंभ से उनके स्कूल के दिनों में ही बच्चों के दिमागों में भी यहूदियों के प्रति नफरत भर दी। जो अध्यापक यहूदी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और यहूदी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। इस प्रकार के तरीकों एवं नई विचारधारा के प्रशिक्षण ने नई पीढ़ी के बच्चों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने और नाजी प्रोपेगेंडा को सफल बनाने में पूर्णतः सफलता प्राप्त की। पांचवा कारण है ड यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्मों का निर्माण किया गया। रूढ़िवादी यहूदियों की पहचान की गई तथा उन्हें चिन्हित किया गया। उन्हें उड़ती हुई दाढ़ी और कफ्तान पहने दिखाया जाता था। अगला है च उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा कहकर संबोधित किया जाता था। उनकी चाल की तुलना कुतरने वाले छछुंदरी जीवों से की जाती थी। पांचवा प्रश्न है नात्सी समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में महिलाओं की भूमिका के बीच क्या फर्क था, एक पैराग्राफ में बताएं। इस प्रश्न में हमको फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं की स्थिति एवं उनकी भूमिका की तुलना नात्सी समाज में या नात्सी जर्मनी में महिलाओं की स्थिति से करनी है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। नाजी समाज में महिलाओं की भूमिका एक बड़े पैमाने पर पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज के नियमों का पालन करने की थी। हिटलर ने महिलाओं को उसके जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा था, किंतु यह केवल उन आर्य महिलाओं तक ही सच था जो शुद्ध तथा वांछित आर्य बच्चे पैदा करती थीं। उन्हें अच्छी पत्नी बनने और पारंपरिक रूप से घर को संभालने तथा अच्छी पत्नी बनने के अतिरिक्त एकमात्र मातृत्व लक्ष्य की प्राप्ति की ही शिक्षा दी जाती थी। नाजी जर्मनी में महिलाएं पुरुषों से मूलतः भिन्न थीं। उन्हें अपने घर की देखरेख करनी पड़ती थी और अपने बच्चों को नाजी मूल्य पढ़ाने होते थे। जो माताएं नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती, उन्हें इनाम दिए जाते और कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती थीं। दूसरी ओर वे महिलाएं जो यहूदी, पोलिश और रूसी पुरुषों से शादी करके नस्ली तौर पर अवांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती, उन्हें बुरी तरह दंडित किया जाता और ऐसा माना जाता था जैसे कि उन्होंने कोई दंडनीय अपराध किया हो। इस प्रकार नाजी समाज में महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था। वहीं दूसरी ओर फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका सर्वथा उलट थी, जहां महिलाओं ने आंदोलनों का नेतृत्व किया और शिक्षा एवं समान मजदूरी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें राजनीतिक क्लब बनाने की अनुमति थी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था। इस तरह हम देखते हैं कि नाजी समाज के विपरीत फ्रांसीसी समाज में या फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी। छठा प्रश्न है नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। इसका उत्तर है 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों पर कब्जा कर लिया। उसने एक केंद्रीय संगठन का गठन किया।
उसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। उसके प्रशासन का आधार एक दल, एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। सभी विपक्षी दलों का कठोरता से दमन किया गया। नाजी दल को छोड़कर बाकी सभी दलों पर रोक लगा दी गई। विपक्षी दलों के नेताओं की या तो हत्या कर दी गई या उन्हें जेल भेज दिया गया। वह अपने ही दल के उन लोगों को सजा देने में भी नहीं हिचकता था जो उसकी विचारधारा पर खरे नहीं उतरते थे। जर्मनी अब एक पुलिसिया देश था। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष सुरक्षा बलों जैसे कि स्टार्म ट्रूप्स या एसए के अलावा गेस्तापो जो कि गुप्तचर राज्य पुलिस थी, अपराध नियंत्रण पुलिस एसएस सुरक्षा बल एसडी का भी गठन किया गया था। हिटलर के जर्मन साम्राज्य की वजह से नाज़ी राज्य को इतिहास में सबसे खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। नाज़ियों ने जर्मनी की युद्ध में हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। यहूदी गतिविधियों पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई और उनमें से अधिकतर को या तो मार दिया गया या जर्मनी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। मीडिया, पुस्तकों, थिएटरों एवं शिक्षा आदि पर सरकार का पूरा नियंत्रण एवं निगरानी रखी जाती थी। चित्रों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर, नारेबाजी और पेम्पलेटों के द्वारा नाजी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। राष्ट्र के दुश्मनों को, विशेष रूप से कमजोर एवं हीन, जिनमें समाजवादी एवं उदारवादी थे, और छछूंदर या हानिकारक कीट प्रजाति यहूदियों को कहा जाता था, के रूप में दिखाया जाता था। सरकार ने भाषा और मीडिया का द्विअर्थी दक्षता के साथ प्रयोग किया और मीडिया को राष्ट्रीय समर्थन एवं अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली। इस तरह प्रचार के द्वारा नाजियों ने जनता को पूर्ण अपने नियंत्रण में ले लिया था। इन सभी प्रश्नों को हल करने के पश्चात आइए अभ्यास हेतु प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अभ्यास हेतु पहला प्रश्न है, महाध्वंस जिसे कि होलोकास्ट भी कहा जाता है के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न, नात्सीवाद पर आम नागरिक की प्रतिक्रिया क्या थी। तीसरा, नात्सियों ने अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए किन किन तरीकों को अपनाया। चौथा प्रश्न, नाजी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी, लिखिए।